अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भूगोल के टॉपिक नदियों द्वारा बनाए गए स्थलारूप या स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम सैयद फरहान है। मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है फ्रॉम SIT मेरठ यूपी से। मैंने मास्टर्स किया है उर्दू में फ्रॉम महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। साथ ही मैंने मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। मुझे UPSC, UPPSC और दूसरे स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम के कंटेंट राइटिंग और टीचिंग का 4 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है। आगे बढ़ने से पहले कुछ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को लेकर आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराता है, जिससे आपको घर बैठे ही तैयारी करने का भी मौका मिलता है। साथ ही बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस जैसा एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है। इसके ज़रिए आप न सिर्फ किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, बल्कि आपको एकेडमिक स्तर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे IIT JEE, नीट, कंबाइंड लॉ एडमिशन टेस्ट आदि और भी अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में मदद करता है। साथ ही आप केंद्र सरकार की नौकरी तथा किसी भी राज्य सरकार की नौकरी की भी तैयारी कर सकते हैं। आप अपने राज्य सरकार की नौकरी की तैयारी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में भी कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं के लिए अलग अलग एजुकेटर्स, क्वालिटी एजुकेटर्स हैं, जो आपको आप ही की क्षेत्रीय भाषाओं में एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल अनुभवी टीचर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं हर सब्जेक्ट पर आपको कई क्वालिफाइड और प्रेस्टीजियस टीचर्स अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराता है। साथ ही आप लाइव क्लासेस में अपनी क्यूरीज भी पूछ सकते हैं तथा लाइव क्लासेस के अलावा आप रिकॉर्डेड क्लासेस का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट को जितनी बार चाहें रिकॉर्डेड वीडियोस देखकर क्लियर कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी क्यूरीज को तथा कॉन्सेप्ट को जितनी बार चाहें पूछ सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको, जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स बार बार कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से हिचकिचाते हैं या हेजिटेशन होती है, तो यहाँ पर लाइव रिकॉर्डेड क्लास में आपको उन सभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है और आप जितनी बार चाहें, 1 बार 2 बार 10 बार आप अपनी रिकॉर्डेड वीडियोस देखकर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरा देश कोरोना का सामना कर रहा है तथा सभी धार्मिक स्थान तथा कोचिंग संस्थान बंद हैं, जिसकी वजह से बच्चों का समय भी व्यर्थ हो रहा है। लेकिन अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करते हैं तो आप आराम से घर बैठे ही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जहां ऑफलाइन कोचिंग की फ़ीस लाखों रुपए तक होती है तथा साथ ही बच्चों को घर से दूर एकदम विषम परिस्थितियों में रहना पड़ता है, और इसके साथ आपको घर से दूर होने के कारण खाने पीने तथा रहने के खर्च को भी उठाना पड़ता है, जो कि मिडिल क्लास तथा लोअर मिडिल क्लास के बच्चों के लिए अफोर्डेबल नहीं होता, जहाँ तक मैं समझता हूँ। वहीं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको काफ़ी रीज़नेबल फ़ीस देने पर ही मिल सकता है, और साथ ही आप एक सब्सक्रिप्शन पर सभी एजुकेटर्स की क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप जिस एजुकेटर को जिसका आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आए, आप उसकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं या उसकी क्लासेस देख सकते हैं। आप एक फ़ीस देकर सभी एजुकेटर्स की क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आप लोगों की सुविधा के लिए अनअकैडमी ने EMI ऑप्शन की भी सुविधा शुरू कर दी है, जिससे आप मंथली फ़ीस देकर भी अपनी क्लासेस को रेगुलर कर सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको फ्री PDFs भी प्रोवाइड की जाती है, जिससे आप डेटा कनेक्शन ना होने पर रिवीजन भी कर सकते हैं। जहां ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करके आपको अपने शेड्यूल कोचिंग के अनुसार बनाना पड़ता है, वहीं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसको ज्वाइन करके आप सारे कामों से फ्री होकर भी रिकॉर्डेड क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो प्लीज़ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों को भी रेफ़र कीजिए। चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नदियों द्वारा बनाए गए स्थलारूप या स्थलाकृतियाँ। नदियों द्वारा 2 प्रकार के स्थलारूपों का निर्माण किया जाता है। पहला अपर्दित स्थल रूप, जिसे इरोजन टोपोग्राफी कहते हैं, तथा निक्षेपित स्थल रूप, जिसे डिपोजिशन टोपोग्राफी कहते हैं। अगर हम नदियों का विकास क्रम देखें तो नदियाँ अपना विकास क्रम में प्रायः सामान्यतः 3 अवस्थाओं से गुजरती हैं: युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। युवावस्था जो कि यूथ स्टेज कहलाती है, प्रौढ़ावस्था जिसे नदियों की मैच्योर स्टेज कहते हैं, तथा वृद्धावस्था जिसे नदियों की ओल्ड स्टेज कहते हैं। अपर्दित स्थल रूप
सामान्यतः नदियों के युवा अवस्था और प्रौढ़ावस्था से संबंधित होते हैं, क्योंकि युवा अवस्था में ही, अधिकतर युवा अवस्था से ही संबंधित होते हैं, क्योंकि युवा अवस्था में ही नदियाँ अपर्दन करती हैं स्थल रूप का। जैसे कि नदियाँ अपनी युवा अवस्था में वी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन आदि का निर्माण, स्थल रूपों का निर्माण करती हैं। इस अवस्था में प्रायः बाढ़ के मैदानों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों पर जहाँ से, या पठारी क्षेत्रों से जहाँ से नदियों का उद्गम होता है, वहाँ पर बाढ़ नहीं आती है, क्योंकि बाढ़ तो मैदानी क्षेत्रों में आती, समतल मैदान क्षेत्रों में आती है। तथा जहाँ पर अत्यधिक कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, वहाँ जलप्रपात तथा शिप्रिकाएँ पाई जाती हैं। नदियाँ ऊंचाई से गिरने पर जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। इसके अतिरिक्त जलगर्तिका, जिसे पोर्ट होल्स कहते हैं, अवनमित कुंड, जिसे प्लंग पूल्स कहा जाता है, अंधाकर्तित विसर्प, जिसे एनसाइज्ड मियांडर्स कहते हैं, तथा गभीरीभूत विसर्प, जिसे एंट्रेंज्ड मियांडर्स, ये नदियों द्वारा बनाए गए अपरदित स्थल रूपों के उदाहरण हैं। अब गार्ज तथा कैनियन में डिफरेंस देख लेते हैं। गार्ज तथा कैनियन के किनारे खड़ी ढाल वाले होते हैं, लेकिन गार्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग दोनों स्थानों पर एक समान होती है। आपने देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर गार्ज या कैनियन जैसी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, वहाँ आपको देखने पर लगेगा कि गार्ज ऊपर और नीचे, जिसे डिच कहते हैं, खाई हुई जो होती है, वहाँ पर ऊपर, ऊपरी और नीचे दोनों तरफ से चौड़ाई समान होगी और किनारे खड़ी ढाल वाले होंगे। और गार्ज उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। वहीं इसके विपरीत अगर कैनियन आप देखेंगे तो कैनियन और गार्ज की बनने की प्रकृति तो समान होती है, लेकिन इसके ये गार्ज की तरह कैनियन का ऊपरी भाग तो चौड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे हम तल की तरफ जाते हैं कैनियन में, इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। इसलिए कैनियन की चौड़ाई इसके ऊपरी भाग में अधिक होती है। जलगर्तिका, पोर्ट होल्स, पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े वृत्ताकार रूप में घूमते हुए जलगर्तिका का निर्माण करते हैं। आप देखेंगे कि जब नदियाँ प्रवाहित होती हैं किसी क्षेत्र में, तो उनके नीचे कंकड़ जमा हो जाते हैं। कंकड़ जो नदियाँ अपने साथ बहा कर लाती हैं, अवसाद, वो नीचे तली में बैठ जाते हैं, तथा वो जो भारी कंकड़ होते हैं वो नदी की धारा के साथ साथ नीचे उनके तल में घूमते रहते हैं, जिससे वृत्ताकार पथ का निर्माण करते हुए वो एक गड्ढा बना देते हैं, जिसे पोर्ट होल्स कहते हैं। और इसी तरह कई नदी तल में कई जगह, कई स्थान, अलग अलग स्थानों पर छोटे छोटे कंकड़ घूम घूम कर वृत्ताकार क्षेत्र का निर्माण करते हैं, तथा वो सारे वृत्ताकार गड्ढे आपस में मिलकर एक बड़ा गड्ढे का निर्माण कर देते हैं। इसी तरह अवनमित कुंड भी जलगर्तिकाओं के समान होते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि ये जलप्रपातों के गिरने से उनके तल में बनने वाले कुंड होते हैं। जलगर्तिकाएँ नदी के तल में पाई जाती हैं, नदियों के तल में पाई जाती हैं। इसके विपरीत अवनमित कुंड जो पाए जाते हैं वो जलप्रपातों के स्थान पर पाए जाते हैं, जहाँ जलप्रपात ऊंचाई से नीचे गिरते हैं। तो उन जिस जगह पर वो गिरते हैं, वहाँ पर जो जिन गड्ढों का निर्माण करते हैं, उन्हें अवनमित कुंड या प्लंग पूल्स कहा जाता है। अंधाकर्तित विसर्प या गभीरीभूत विसर्प, तीव्र ढालों पर बहती हुई नदी सामान्यतः तल में अपर्दन करती है तथा पार्श्व अपर्दन कम करती है, जबकि मंद ढालों पर नदियाँ पार्श्व अपर्दन अधिक करती हैं। यहाँ मैं आपको समझाता चलूँ कि पार्श्व अपर्दन नदियों का वो अपर्दन कहलाता है जब नदियाँ अपने किनारों पर अपर्दन करती हैं, ना कि गहराई में। पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि नदियाँ गहराई में अपर्दन करती हैं, नदियों की चौड़ाई कम होती है लेकिन उनकी गहराई अधिक होती है। नदियाँ गहराई में अपर्दन करती हुई चलती हैं, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में नदी चैनल बहुत संकरे होते हैं या बहुत पतले होते हैं। इसके विपरीत जब नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो उनका ढाल कम होता जाता है। जब ढाल कम होता जाता है तो वो गहराई में अपर्दन कम करती है, गहराई में कटाव कम करती हैं या ना के बराबर करती हैं। लेकिन इसके विपरीत वो चौड़ाई में अपर्दन करती हैं, किनारों पर अपर्दन करती हैं। इससे नदी चैनल चौड़ा होता जाता है, नदियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है। इन्हीं नदियों की चौड़ाई बढ़ने के कारण विसर्पों का निर्माण होता है। इन्हें अंधाकर्तित विसर्प या गभीरीभूत विसर्प कहा जाता है। निक्षेपित स्थल रूप, जब नदियाँ उच्च ढाल वाले क्षेत्रों से निम्न ढाल वाले क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो उनकी गति मंद हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड पर बताया, जिसके कारण नदियाँ अपने द्वारा लाए गए मलबे का निक्षेपण करना शुरू करती हैं, जिसके कारण स्थल पर विभिन्न आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे बाढ़ के मैदान, नदी विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, विसर्पी रोधिका या नदी रोधिकाएँ, जलोढ़ पंख या डेल्टा मैदान आदि। अब बाढ़ के मैदान, जिस प्रकार अपर्दन से घाटियाँ बनती हैं उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। आप देखेंगे कि हर साल मैदानी क्षेत्रों में जो किनारे के जो नदी के चैनल के आसपास बस्तियां पाई जाती हैं, गांव पाए जाते हैं, वहां पर बाढ़ अक्सर आती है। बरसात के मौसम में या वर्षा ऋतु में बाढ़ का आना एक आम बात है। तो बाढ़ अपने साथ
जो मलबा लाती है उस मलबे को इकट्ठा कर देती है, उस गाद को इकट्ठा कर देती है, उसी से बाढ़ के मैदानों का विकास होता है। नदी विसर्प मियांडर्स, बाढ़ के मैदानों में आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बाढ़ के मैदानों में नदियाँ कभी भी सीधी रेखा में नहीं बहती, वो सदैव विसर्प बनाती हुई बहती हैं। विसर्प एक प्रकार का स्थल रूप ना होकर नदी चैनल रूप है। आप देखेंगे कि जैसे एक सांप की तरह, जैसे सांप चलता है उसी प्रकार से नदियों का चैनल होता है, नदियों का के प्रवाह की दिशा होती है। नदियाँ बिल्कुल एक सीधी रेखा में नहीं चलती, जैसे कि किसी ने स्केल से कोई रेखा खींच रखी हो, इस तरह से नहीं चलती। नदियाँ विसर्प लेती हुई चलती हैं, टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं। प्राकृतिक तटबंध, जिसे नेचुरल एम्बांकमेंट कहते हैं, इस प्रकार के तटबंध नदियों के किनारे बारीक पदार्थों के जमा होने के कारण बनते हैं। ये स्थूल पदार्थ या बारीक पदार्थ नदियों के दोनों किनारों पर समानांतर रेखा में क्षैतिज रूप में जमा होने से बनते हैं। इन्हों को प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। जैसे जैसे नदियाँ बहती हैं वो बारीक पदार्थों को अपने किनारे इकट्ठा करती चली जाती है दोनों किनारों पर। इसी तरह आपको दूर से ऐसा लगेगा जैसे खेतों में मेंढ बांधी जाती है। आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे कि जैसे खेतों में मेंढ बांधी जाती है, वैसी उसी तरह नदियाँ नेचुरल वे में प्राकृतिक रूप से अपने दोनों किनारों पर स्थूल पदार्थों को, बारीक पदार्थों को इकट्ठा करती हुई चलती हैं, जिससे उनका प्रवाह ज़्यादा मैदानों की तरफ ना जाए, पानी दोनों तरफ ना बहे। तो वो एक नेचुरल फिनोमेना है जिससे कि नदियाँ दोनों किनारों पर अपने तटबंध बनाती हुई चलती हैं। विसर्पी रोधिकाएँ या नदी रोधिकाएँ, विसर्पी रोधिकाएँ नदी विसर्पों के उत्तल ढालों पर पाई जाती हैं। ये रोधिकाएँ जल द्वारा लाए गए तलछटों के निक्षेपण के कारण बनती हैं। इस कारण नदी विसर्पों के उत्तल तट पर अपर्दन नहीं हो पाता है। जलोढ़ पंख, मंद ढालों पर नदियाँ भारी पदार्थों का वहन करने में असमर्थ हो जाती हैं तथा भारी पदार्थों का निक्षेपण करती हुई शंकु के आकार की स्थिति का निर्माण करती हैं। इन्हीं शंकु के आकार के जमाव को जलोढ़ पंख कहा जाता है। डेल्टा मैदान, जलोढ़ पंख के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है, अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट तथा बारीक कण जैसे चीका, मिट्टी, गाद आदि सागर में दूर तक जमा हो जाते हैं। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता जाता है, नदी वितरिकाओं की लंबाई भी बढ़ती जाती है। नदी वितरिकाएँ जैसे कि नदियाँ युवा अवस्था में नदियों में ट्रिब्यूटरीज की संख्या बढ़ती जाती है, सहायक नदियों की संख्या बढ़ती जाती है। इसी तरह जब नदियाँ वृद्ध अवस्था में पहुँचती हैं, जहाँ जल विसर्जन का समय आता है, तो नदियों की वितरिकाएँ बढ़ती जाती हैं। नदियों से जितनी वितरिकाएँ हैं, नदियों से जल अलग अलग होना शुरू हो जाता है, वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता जाता है। प्रौढ़ावस्था, इस अवस्था में मुख्य नदी में सहायक नदियों के मिलने के कारण जल की मात्रा अधिक होती है। यहाँ नदियों द्वारा विसर्प बनाए जाने के कारण बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। अब हम इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। आप प्लीज़ इस लेक्चर को दोबारा सुनिए और अनअकैडमिक सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी रेफ़र कीजिए। थैंक यू।